ये सबसे पहले आपको बताते हैं पहाड़ की खबरों में कि आज की ये सबसे बड़ी खबर, जहां आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से देहरादून विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा, बजट सत्र शुरू हो जाएगा, माफ कीजिए। सबसे पहले आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर 20 फरवरी को बजट सदन में पेश किया जाएगा। मंगलवार से शुरू होने जा रहे बजट सेशन से पहले सोमवार को स्पीकर की मौजूदगी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 20 फरवरी तक का एजेंडा तय किया गया। आगे के एजेंडे के लिए फिर से 20 फरवरी की शाम को मीटिंग होगी। अभी तक के तय एजेंडे के मुताबिक 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सेशन की शुरुआत होगी। 19 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 20 फरवरी दिन में 12:30 बजे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड का इस साल का बजट करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होने का अनुमान है। बजट सत्र के दौरान 2 विधेयक और 3 अध्यादेश भी पेश होंगे। बजट सेशन के लिए 30 विधायकों के 521 सवाल भी पूछे जाने हैं। टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ बात करें, ताकि हमारे मंत्री जो हैं, जो सरकार है, वो आपके जवाब ठीक ठाक दे सके। कार्य मंत्रणा में भी अच्छी बैठक हुई और उसके बाद 20 तारीख तक ये निर्णय हुए हैं, बिजनेस का निर्णय हुआ है कि क्या क्या कार्य होंगे। 12:30 बजे 20 तारीख को हमारा बजट पेश होगा। विपक्ष ने सरकार पर जानबूझकर सत्र की अवधि कम रखने का आरोप लगाया है और साथ ही आरोप लगाया कि सरकार सदन में चर्चा से डरती है। वहीं सरकार की तरफ से तीखा जवाबी हमला भी हुआ और कहा कि कांग्रेस के पास पूछने के लिए सवाल तक नहीं है, सिर्फ हंगामा करना इनका मकसद है। हमारा कहना है कि सोमवार के दिन 2 साल में सदन आहूत नहीं किया गया है और संभावना है कि यह जल्द सत्र खत्म करना चाहते हैं। हम कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर स्तर पर उसका विरोध करें। जब उनका माननीय विधायकों को ये अधिकार है कि वो अपने सवाल सदन में लगाएं और नहीं लगा रहे हैं, का मतलब वो जो जनता के जो सवाल हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, या तो वो उठाना नहीं चाहते और या फिर वहां पे सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं कि इनके पास कोई सवाल नहीं है। मंगलवार सुबह 11 बजे से विधानसभा के बजट सेशन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी इस दौरान सबकी नजरें बनी रहेंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और इस पर आपको आगे बढ़ते बताएं कि आज से शुरू होने जा रहे बजट सेशन के मद्देनजर बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग विधानसभा में ही रूम नंबर 207 में की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद रहेंगे, जिसमें बीजेपी सदन में विपक्ष के सवालों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करी जाएगी। सुनील प्रभात से लेते हैं संपूर्ण जानकारी इसके ऊपर। सुनील प्रभात लाइव हमारे साथ मौजूद है। सुनील प्रभात, आज का दिन उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है। 20 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, लेकिन आज क्या क्या होने वाला है सिलसिलेवार तरीके से बताइए, क्योंकि सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद से आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, बताएं। देखिए कंचन, बजट सेशन आज से यानी कि 18 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। आज 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सेशन की शुरुआत होगी और उसके बाद करीब 1-2 घंटे जितना भी समय राज्यपाल लेंगे अपना अभिभाषण पढ़ेंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद स्पीकर राज्यपाल के अभिभाषण पर उनको अभिभाषण को पढ़कर सदन में सुनाएंगी। आज की जो मोटे तौर पर जो कार्रवाई है, केवल राज्यपाल के अभिभाषण पर ही आज का पूरा दिन टिका रहेगा। लेकिन जिस तरह से अभी आपने बताया कि आज इसके बाद, इस अभिभाषण के बाद बीजेपी ने अपने विधानमंडल दल के जो नेता है, जो विधायक है, उनकी मीटिंग बुलाई है। कल विपक्ष ने भी यानी कि कांग्रेस ने भी कल अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। दोनों ही दलों ने अपनी अपनी रणनीति तय करने वाले हैं कि जो बजट सेशन है वो किस तरह से चलेगा। 20 फरवरी को यहाँ पर बजट पेश किया जाएगा। पूरे सेशन के लिए करीब 521 सवाल विधायकों ने लगाए हैं जो जनता से जुड़े हैं, विभिन्न मसलों से जुड़े होंगे। इस पूरे सेशन में इन सवालों पर चर्चा होगी। इसके अलावा 2 संशोधन विधेयक भी इस पूरे सेशन में आने वाले और 3 अध्यादेश
पेश करेगी सरकार सदन में। एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पर संशोधन विधेयक था भू कानून को लेकर, आपने देखा कि लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी कि एक ठोस भू कानून उत्तराखंड में बनाया जाए और सरकार ने भी एक प्रॉमिस किया था कि हम बजट सेशन में भू कानून को लेकर आएंगे। चूंकि अब बजट सेशन आज से शुरू होने वाला है, लोगों की उम्मीद है कि जो भू कानून की जो लंबे समय से चर्चा हो रही थी, क्या वो संशोधन विधेयक इस सेशन में आएगा या नहीं? एक अपडेट ये भी दे दीजिए सुनील प्रभात की विपक्ष ने भी तैयारी कर रखी है, विपक्ष ने भी आज बैठक बुलाई है, उसके ऊपर क्या अपडेट है? देखिए कंचन, विपक्ष की कल कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों की कल मीटिंग कर चुका है कांग्रेस, और उन्होंने कहा है कि इस पूरे सेशन में वो भू कानून, स्मार्ट मीटर, इन तमाम मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। बीजेपी किस तरह से इसका जवाब देती है? आज बीजेपी ने भी, जब राज्यपाल का अभिभाषण हो जाएगा, यानी कि आज के दिन की कार्रवाई जब संपन्न हो जाएगी, विधानसभा में ही बीजेपी ने अपने सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है कि आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से जो विपक्ष के सवाल हैं, विपक्ष के जो मुद्दे हैं, जो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर करेगा, उसका किस तरह से सत्ता पक्ष यहाँ पर जवाब देगा। तो बीजेपी आज जब राज्यपाल का भाषण संपन्न हो जाएगा, उसके बाद अपनी रणनीति तय करेगी। ठीक है जी, दोनों की तैयारी है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र प्रभात। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि देहरादून में रिस्पना नदी पर 11 किलोमीटर लंबा और बिंदाल नदी पर 15 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है। सोमवार को सचिवालय में आयोजित मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉरिडोर का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य करीब पूरा हो चुका है। अब माना यह जा रहा है कि इसके बाद दिल्ली से देहरादून के बीच का सफर 2.5 घंटे में सिमट कर रह जाएगा। इससे देहरादून सिटी में ट्रैफिक लोड के कई गुना बढ़ने की संभावना है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि राज्य में जो भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं उनका आउटपुट धरातल पर दिखे। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हिमालय में लगातार पिघलते ग्लेशियर और घटते जल स्रोतों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी चिंता जताई है। सीएम धामी ने कहा है कि हर हाल में हमें इस पर काम करना होगा, इन्हें बचाना होगा। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे जो जल स्रोत, हमारे नाले, फव्वारे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर जहां हम उत्तराखंड में पहले ही इन जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, सारा के माध्यम से लगभग 5500 ऐसे स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस निकाय चुनाव में हार की समीक्षा कर रही है, तो 4 जिलों में कांग्रेस का सबसे ज्यादा चिंता इस समय बनी हुई है। कौन से हैं वो 4 जिले और क्या है वहां की चिंता की वजह, देखिए रिपोर्ट में। निकाय चुनाव में कांग्रेस कोई नगर निगम तो नहीं जीत पाई, लेकिन 13 में से 9 जिलों में मिले रिजल्ट से कांग्रेस संतुष्ट है। तो 4 जिलों में क्या हुआ, इस बात ने कांग्रेस की चिंता बढ़ाई है। 4 जिलों में शामिल देहरादून में कांग्रेस पहले से कमजोर पोजीशन में है, तो 10 में से सिर्फ एक विधायक प्रीतम सिंह चकराता से विधायक है। यहाँ सिर्फ विकास नगर में कांग्रेस जीती। वहीं टिहरी और चंपावत में कोई भी निकाय न जीतने का अफसोस कांग्रेस को है, जबकि दोनों जिलों में से एक कांग्रेस विधायक है। वहीं 9 में से 5 कांग्रेस विधायकों वाले उधम सिंह नगर में मिले रिजल्ट ने पार्टी को चौंकाया है। यहाँ सिर्फ एक निकाय कांग्रेस जीती। जो 4 बड़े जिले हैं, टिहरी, देहरादून, उधम सिंह नगर और चंपावत, अगर इनको हम हटा दें, इनमें 34 लगभग सीटें हैं, 34 में से केवल हम 2 जीत पाए। अगर 34 में से 14 भी हम जीत गए होते तो बीजेपी 31 होती और हम जो है 40 होते, 40 होते, तो ये परिणाम बिल्कुल परिवर्तित होता। और इन 4 जिलों में हमको अब क्या करना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे संगठन को खड़ा करना है, उसके लिए वरिष्ठ नेताओं के संग बैठ के हम लोग वार्ता करेंगे और जल्दी कोई रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस हार के बाद हालात की समीक्षा कर रही है, पर सवाल है कि लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के जो नतीजे रहे, वहां से क्या 2027 में वापसी की कोई सूरत बनती दिखती है? क्योंकि 2027 में बात सिर्फ 4 जिलों की नहीं, 13 जिलों की होगी।
मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष जी या राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस पर फैसला लेगा कि इसकी समीक्षा होनी है, कब होनी है, क्या होना है। तो जो निर्णय होगा तदनुसार हम जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे। कांग्रेस को चिंता भले अभी 4 जिलों की हो, लेकिन अगला चुनाव 13 जिलों की 70 सीटों पर होना है और ऐसे में हार की समीक्षा के साथ कांग्रेस को हाल पूरे प्रदेश में सुधारना होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में कई जगहों पर लगातार जंगल धधक रहे हैं, जिसमें जल रहे कई कर लाखों की वन संपदा राख हो गई है, जिसको लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त है और हाईकोर्ट के 2021 में दिए आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट के मुख्य वन संरक्षक को तलब किया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने फायर फाइटरों की नियुक्ति के साथ ही जंगलों की आग बुझाने के हाईटेक उपकरण लेने के निर्देश दिए थे। हालांकि इन आदेशों का पालन आज तक नहीं हो सका है। वीरेंद्र बिष्ट और जानकारी देंगे इस पर, हमें लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र बिष्ट, ये वाकई में चिंता का विषय है। जंगल जिस तरह से जलते हैं, इससे नुकसान सिर्फ वन संपदा का ही नहीं होता है, बल्कि आसपास के लोगों का नुकसान होता है, उन लोगों का नुकसान होता है जिनके साथ ये जंगल जुड़े होते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट क्या बिंदु यहाँ बता रहा है सख्ती के, जिसमें हाईकोर्ट के 2021 में दिए गए आदेशों का पालन नहीं हुआ है? देखिए कंचन, 2021 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो हाईटेक उपकरण हैं वो खरीदे जाएं और जो 64% वन विभाग के कर्मचारियों की कमी है उसको पहले ही दुरुस्त कर दिया जाए। हालांकि सरकार इस बात को कहती रही हाईकोर्ट में कि जो ये ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन कोर्ट ने माना कि जो 2016 का ऑर्डर था वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और फटकार भी सरकार को लगी है। हालांकि जिस तरह से अब राज्य के जो मुख्य वन संरक्षक हैं उनको कोर्ट ने तलब किया है और पूछा है कि क्या क्या जो आदेश जो हमने दिया था उसमें से क्या क्या अनुपालन अभी तक किया गया है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो फरवरी का महीना चल रहा है, हालांकि जो फायर सीजन है वो शुरू हो चुका है और कई इलाकों में जंगल जो है वो धधकने लगे हैं। चक्राता का उदाहरण हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया कि वहां पर जो सेब का बागान है, वहां के जो सेब के पेड़ है वो कई हेक्टेयर में जल चुके हैं। और इसके अलावा लगातार चाहे वो पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो या फिर गढ़वाल के जो तमाम हिस्से हैं वहां पर लगातार आग की स्थिति बन रही है। नैनीताल में जो जंगल है वो आसपास धधकने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, जंगली जीवों का नुकसान हो रहा है या पशु पक्षियों का नुकसान हो रहा है, इसको लेकर भी कोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त है। 2016 में भी एक इसी तरीके का आदेश दिया था, उसमें जो वन अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी हाईकोर्ट ने तय कर दी थी और उस आदेश को जो अधिकारी थे वो सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है और जो 2021 का आदेश है उसके अनुपालन को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त है। तो ये कहा जा सकता है कि जो मामला है उस पर सुनवाई होगी और जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है एक बड़ा आदेश देगा। तो कहीं ना कहीं जो जंगल बचाने का प्रयास जो याचिकाकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है और जो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात की जा रही है, तो उस पर कोई एक निर्णय आ सकता है। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र बिष्ट जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, आपको बताते हैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण को हटाया और इस दौरान प्रशासन ने लोगों से अपने अतिक्रमण को खुद हटाने की अपील की है। नगर आयुक्त ने कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करके कई जगहों पर लोगों को समझाया भी जा रहा है। बनभूलपुरा में कार्रवाई के दौरान हल्द्वानी के मेयर भी मौजूद रहे थे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ यहाँ पर जुट गई, जिसको संभालने के लिए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता देते हैं कि 8 फरवरी 2024 को अवैध मज़ार और मस्जिद गिराने के दौरान बनभूलपुरा में ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, इसीलिए सोमवार को कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण किया है वो तुरंत अतिक्रमण हटाएं। हम पहली बार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, नोटिस भी दे रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। पूर्व मेयर ने भी इस बात को कहा था कि भी रोडों से अतिक्रमण हटा दें। मुझे यहाँ से बहुत सारी शिकायतें ऐसी मिली कि स्कूल की बसें तक यहाँ से नहीं निकल पा रही और जो लोग आज स्वयं हटा रहे हैं उनको भी पता होगा कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं। बाजार में भी ये कार्रवाई की गई है, अन्य जगह पे भी की गई है। उसके आज लाइन नंबर 8 में ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें यहाँ की पुलिस भी मौजूद है और उसके साथ में एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी जिन लोगों ने रोड पे अपने निर्माण को किया था वो किसी भी प्रकार का ऐसा निर्माण है उसे तत्काल हटा दिया गया है।
उत्तराखंड की लाइसेंसी बंदूकों की गोलियों से अपराध हो रहे हैं और हालात ये है कि तस्करों को ये सबसे आसान रास्ता दिख रहा है। उत्तराखंड से अवैध तरीके से हो रही गोलियों की तस्करी पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। किसी भी लाइसेंसी राइफल, पिस्टल या फिर रिवॉल्वर के लिए गोलियां भी लाइसेंस पर ही मिलती हैं, लेकिन ये गोलियां खर्च कहां हो रही हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। यानी जिसके पास लाइसेंसी हथियार है उसे कोई डिटेल किसी को देनी नहीं होती और इसी का फायदा उठाकर उत्तराखंड से बड़े पैमाने पर लाइसेंसी गोलियों की तस्करी हो रही है। उत्तराखंड में कुल 56,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं और हर एक लाइसेंसी हथियार पर सालाना 20 से 200 कार्टिज दी जाती है। कार्टिज को आम बोलचाल की भाषा में गोली भी कहा जाता है। अब वर्तमान दौर में हर्ष फायरिंग जैसी गतिविधियों पर भयंकर सख्ती है तो गोलियां भी कम ही इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन गन शॉप से कार्टिज यानी कि गोलियों का बिकना और जाना कम नहीं हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गोलियां चल नहीं रही हैं तो जा कहां रही हैं? अब 200 गोलियां आज जो लॉज जो हैं, आज जो नियम कानून चल रहे हैं उसके हिसाब से हर्ष फायरिंग बंद हो गई है। तो ये लाजमी सी बात है कि अगर कोई आदमी हर साल 200 गोलियां अगर उसके शस्त्र लाइसेंस पे हैं और वो ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होना बहुत हद तक लाजमी है कि एक एफिडेविट लिया जाए, जितने भी शस्त्र लाइसेंस धारक हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि आपको ये गोलियां किस लिए चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाल ही में यूपीएसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की थी और करीब 2000 से ज्यादा कार्टिज यानी गोलियां बरामद की थी और ये गोलियां देहरादून से पश्चिमी यूपी के अपराधियों तक पहुंचाई गई थी। इससे पहले दिल्ली में भी उत्तराखंड से तस्करी हुई हजारों गोलियां पकड़ी गई। इसमें तो गन हाउस का मालिक भी शामिल था और ये गोलियां लाइसेंसी बंदूक धारकों के नाम पर खरीदी गई, लेकिन असल में तस्करी कर दी गई और अपराधियों तक पहुंचा दी गई। अब इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी सभी जिलों की पुलिस को गन हाउस पर सख्ती निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए। बहुत ही गंभीर विषय है और इसको हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति कहीं पे किसी जनपद में या थाना स्तर पे अगर ऐसा आ रहा है कि कोई एमुनेशन उठा के कहीं पे उसको ऑफ सेल कर रहा है किसी दूसरों को, तो इस पे सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उनके जो असले जो उनको इशू हैं उसको भी निरस्तीकरण के लिए संबंधित एसएसपीज को निर्देशित किया गया है कि सिर्फ लाइसेंसी हथियारों की गोलियां ही बदमाशों तक नहीं पहुंच रही हैं, बल्कि कई शूटिंग एकेडमी भी शक के दायरे में है और ये उत्तराखंड की कानून व्यवस्था के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। लिहाजा इस पर सख्ती से लगाम लगाना ही होगा, नहीं तो देवभूमि कब रक्त रंजित हो जाए कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रामनगर से खबर, जहां पर नंदा देवी गौरी योजना के लिए 2 लोगों ने तहसीलदार के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर कर प्रमाण पत्र बना लिए, जिसके लिए और इसके बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। बाल विकास परियोजना विकास में विभाग में रामनगर के 2 लोगों के द्वारा सरकार की चलाई जा रही नंदा देवी गौरा योजना के तहत आवेदन किया गया था। बाल विकास अधिकारी द्वारा कुछ प्रमाण पत्र भेजे गए, आय प्रमाण पत्र, जिनमें उनके द्वारा बताया कि उक्त 2 व्यक्तियों ने द्वारा आवेदन किया नंदा गौरी योजना के लिए, जिसमें जब जांच करी गई तो ये पाया गया कि जो निवासी हैं वो रामनगर के हैं, परंतु जब हम जांच करते हैं तो वो प्रमाण पत्र उधम सिंह नगर जनपद के, उत्तरकाशी जनपद के निकले हैं, जिस पर हमारे डिजिटल सिग्नेचर को पेस्ट कर नए आय प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। बारिश और बर्फबारी सर्दियों में कम होने से सबसे अधिक नुकसान खेती को हुआ। किसानों की फसल पूरी तरह से सूखने की कगार पर है। रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल वार्मिंग का असर पहाड़ के मौसम पर भी देखा जा रहा है और समय पर बारिश नहीं होने से किसानों की फसल चौपट हो रही है। इस साल नवंबर से अब तक सिर्फ नाम मात्र की बारिश हुई है, जिसका असर सबसे ज्यादा कृषि पर पड़ रहा है और गेहूं, मसूर, मटर और सब्जियों की फसलें सूखने की कगार पर हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तित जिस तरह से हो रही है तो प्रकृति में जो हमारी फसलें उनका भी एक नियम होता है, उसकी हर जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती है उसके लिए एक
कुछ जो तापमान होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि वो तापमान चेंज हुआ तो सभी चीजें उसकी आवश्यकताएं चेंज हो जाएगी। पहाड़ की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है, लेकिन बारिश की कमी से फसलें सूख रही हैं और किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिसके बाद कृषि विभाग भाई अब गाँव से आंकड़े जुटाने में जुटा हुआ है और आंकड़े आने के बाद इसको शासन को भेजा जाएगा। बारिश कम होने की वजह से गेहूं और मसूर की फसलों में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा होगा, जिसके लिए हमने अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देशित कर रखा है कि वो फील्ड में जाके कहीं पर अगर नुकसान इससे हो रहा है तो उसका आंकड़े उपलब्ध कराए हमको। वर्तमान तक कहीं से बहुत ज़्यादा ऐसी हमारे वहाँ कृषकों से इसकी सूचना आई नहीं है कि उनकी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग से जहां हर साल बारिश और बर्फबारी कम हो रही है, वहीं गर्मी बढ़ने से फसलों को नुकसान के साथ ही पेयजल संकट और फलों के समय से जल्दी पकने की समस्या भी देखनी पड़ रही है, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रामनगर की तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आमपोखरा रेंज से एक विशालकाय अजगर को रेस्क्यू किया गया। यह अजगर 170 किलो वजन का था, जिसकी लंबाई 20 फीट थी। इसे स्नेक कैचर तालीम हुसैन ने सैनिक कॉलोनी गौरीपुरा से पकड़ा। मैंने बहुत बड़े रेस्क्यू किए हैं, मगर अब तक का रामनगर के अंदर सबसे बड़ा अजगर है। ये काशीपुर सैनिक कॉलोनी रामपुरा गांव है, उसके वहां से पकड़ा हमने, किसी खेत में आ गया था। और ये सांप 20 फुट से ऊपर लंबाई है इसकी, वजन 1 कुंटल 70 किलो है।